हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं पर भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आप लोग के बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आज हम इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के 3 सबसे महत्वपूर्ण नियम को बताने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के किसी न किसी सेट में आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। अगर स्टूडेंट आप लोग इन नियम को तैयार कर लेंगे तो आप लोग के 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं हम लोग इस वीडियो में कौन कौन से नियम देखेंगे। तो पहला हमारा रहेगा कूलाम का नियम, फिर दूसरा ओम का नियम और तीसरा हमारा फैराडे के नियम को हम देखेंगे। प्रथम और द्वितीय दोनों नियम को देखेंगे फैराडे के। अगर स्टूडेंट आप लोग के बोर्ड एग्जाम में कूलाम का नियम या ओम का नियम पूछा जाएगा तो 3 नंबर में पूछा जाएगा। अगर फैराडे का नियम पूछा जाएगा दोनों नियम तो कम से कम 5 नंबर में आएगा। तो स्टूडेंट आप लोग इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, सभी को एक एक करके समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कूलाम का नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे कूलाम का नियम, इसमें लिखेंगे नियमानुसार। तो नियमानुसार क्या होता है इसको समझते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल कोई भी हो सकता है, प्रतिकर्षण या आकर्षण। अगर प्लस चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा तो प्रतिकर्षण होगा, अगर माइनस प्लस होगा तो आकर्षण होगा। उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारा क्या होता है, कूलाम का नियम होता है। इसमें बोला क्या गया है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर मानते हैं दो स्थिर बिंदु आवेश। तो सबसे पहले स्थिर बिंदु आवेश हमने यहाँ पर माना, एक ए हो गया, एक हमारा ए हो गया। अभी इन दोनों आवेशों को हम लोग मिला देते हैं। इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं बी। इसको मान लेते हैं Q1 और इसको मान लेते हैं Q2। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या मान लेते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं। इसमें कहा क्या गया स्टूडेंट, इसी की मदद से हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। बोला गया है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, हमारे दो स्थिर बिंदु आवेश क्या हो गए, Q1 और Q2 क्या हो गए, हमारे दो स्थिर बिंदु आवेश हो गए हैं, के बीच लगने वाले बल कोई भी हो सकता है, प्रतिकर्षण या आकर्षण। अभी हमने आपको बताया उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो हमारा बल होता है, ये जो हमारा आवेश है, इन दोनों आवेशों के बीच के बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर स्टूडेंट आप लोग डायग्राम समझ जाते हैं तो जो थ्योरी है आप लोग इसको लिख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से। आप लोग को इसको लिखना कैसे है तो इसको देखते हैं। लिखेंगे इस प्रकार के दो स्थिर बिंदु आवेश, हमारे दो स्थिर बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारा क्या होता है, कूलाम का नियम होता है। अब इसका हम लोग फार्मूला निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, बोला गया है कि जो बल होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के। तो Q1 इंटू Q2, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। फिर क्या बोला गया था यहाँ पर कि तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती जो हमारा बल होता है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। ये इसे मानते हैं हम लोग समीकरण 2। अब यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा राइट साइड का दोनों जो चीज़ है बराबर है, यहाँ पर बल दोनों समान है। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे में R²। इतना लिख सकते हैं, कितना कि यहाँ पर F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे में R², इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जब स्टूडेंट हम लोग अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे, मतलब चिन्ह हटाएंगे यहाँ पर, तो हमारा एक कांस्टेंट आ जाएगा K और यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 और बटे में हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर R²। यहाँ पर आप लोग को पता होगा स्टूडेंट कि K का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, इतना इसका मान होता है। तो K के स्थान पर हम लोग इतना इसका मान रखते हैं यहाँ पर। तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे में R²। यही हमारा क्या होता है, कूलाम का नियम होता है। ये कूलाम का व्यंजक रूप, गणितीय व्यंजक रूप है। और यहाँ पर स्टूडेंट जो हमारा K का मान
इतना भी होता है 9 गुणे 10 की घात 9, ये भी हमारा k का मान होता है। अब यहाँ पर जो हमारा k है वो क्या है, समानुपातिक स्थिरांक या समानुपातिक स्थिरांक हमारा है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे जहाँ k क्या है हमारा, समानुपातिक स्थिरांक या नियतांक है, स्थिरांक है, जिसका मान क्या होता है हमारा, अभी हमने आप लोग को यहाँ बताया है k का मान इतना भी होता है 1/4πε0 भी होता है, और 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर भी इसका होता है क्या, मात्रक। और यहाँ पर जो हमारा ε0 है इसका मान, ये हमारी क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे जहाँ ε0 क्या है, हमारी निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान कितना होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे एप्सिलॉन बराबर 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका इतना मान होता है। तो स्टूडेंट अगर आप लोग जब नियम लिखेंगे तो आप लोग इतना भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा होता है स्टूडेंट कूलाम का नियम। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए यहाँ पर पूरा, पहले नियम का पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर यहाँ पर इसका भी, और यहाँ पर इसका भी कर लीजिए। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कूलाम का नियम समझ में आया होगा। स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग देखते हैं दूसरा नियम जो हमारा है ओम का नियम। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ओम के नियम को समझेंगे, फिर इसके फार्मूले को समझेंगे और प्रतिरोध क्या होता है इसको समझेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग प्रतिरोध की निर्भरता और ग्राफ को भी समझेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे ओम का नियम हेडिंग में। अब इसमें लिखेंगे यहाँ पर, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक के भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। विभवांतर जो होता है वो अनुक्रमानुपाती या समानुपाती किसके होता है, I के होता है। यहाँ पर बोला गया स्टूडेंट जो हमारा V होता है I के अनुक्रमानुपाती, वही हमारा क्या होता है, ओम का नियम होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। जब हम लोग यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो हमारा R यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर IR हो जाएगा। यही हमारा क्या होता है, ओम का नियम होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट आप लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जो हमारा फार्मूला है तो आप लोग इससे इस प्रकार लिखेंगे यहाँ पर R बराबर V बटे में I, ये हमारा एक और फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसके बेस पे आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल लगेंगे। ये हो गया हमारा स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा V बराबर IR और या R बराबर VIR फार्मूला होता है। अब यहाँ जहाँ R बराबर हमारा प्रतिरोध है और स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो V बराबर क्या है, विभवांतर है, और I बराबर हमारा क्या है, धारा है। इसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रतिरोध क्या होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी प्रतिरोध पूछ लेता है 1 नंबर में, तो चलिए इसको देखते हैं। तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। मतलब कि चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। तो R बराबर OBI हो गया यहाँ पर हमारा, यही हमारा क्या होता है स्टूडेंट, प्रतिरोध होता है। इसी सूत्र की मदद से आप लोग इसका फार्मूला लिख सकते हैं प्रतिरोध का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट देखते हैं प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर, ये हमारा एक और मात्रक यहाँ पर होता है। ओम, ओम जनरली हम लोग ज़्यादातर करके लिखते हैं और वोल्ट और प्रति एम्पियर कभी कभी लिखते हैं। अब हम लोग इस मात्रक को कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। तो R बराबर क्या होता है, OBI, और विभवांतर का मात्रक हमारा क्या होता है, वोल्ट होता है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर वोल्ट। और आप लोग को पता होगा स्टूडेंट कि जो हमारा धारा का मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। तो यहाँ पर हमारा इस फार्मूला की मदद से हमारा क्या फार्मूला यहाँ पर क्या निकल गया है, मात्रक हमारा, तो मात्रक निकल के आया वोल्ट प्रति एम्पियर, हमारा यहाँ पर मात्रक निकल गया। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो जो हमारा प्रतिरोध की निर्भरता है वो चालक की प्रकृति, मतलब जो हमारा प्रतिरोध है वो चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, चालक की तार की लंबाई पर
और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है प्रतिरोध। अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं V तथा I के बीच में ग्राफ कैसे खींचा जाता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है 2 नंबर में। तो हम लोग इधर लिखेंगे V y अक्ष पे और x अक्ष पे लिखेंगे I, और यहाँ पर हमारे I हो गया और B का मान बढ़ता हुआ यहाँ पर हम लोग दर्शाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बीच से एक लाइन ड्रा करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर ये हमारी लाइन ड्रा कर दिया। अब हम लोग ऊपर से डॉट डॉट करके इसको नीचे की ओर मिला देंगे और यहाँ पर इसको इस प्रकार मिला देंगे और इस प्रकार मिला देंगे। मतलब स्टूडेंट यही हमारा होता है V तथा I के बीच ग्राफ होता है। तो आप लोग को इस प्रकार ग्राफ खींचना है V तथा I के बीच। तो स्टूडेंट हमारा ये हो गया ग्राफ। अब आप लोग इसमें यहाँ पर ओम के नियम का पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए और साथ ही साथ इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए यहाँ पर, और जो हमारा एक ग्राफ है इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को जो हमारा टॉपिक है ओम का नियम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर स्टूडेंट आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और स्टूडेंट जितने भी हमारे क्लास 12 फिजिक्स के महत्वपूर्ण नियम हैं वो हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं हम लोग तीसरा नियम जो हमारा है वो फैराडे का नियम। फैराडे के मुख्यतः 2 नियम थे, प्रथम और द्वितीय। इन नियमों को समझेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग समझेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इसको समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एकदम आसान शब्दों में। है तो हमारा टॉपिक यहाँ पर स्टूडेंट वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम। इसमें हमारा एक टॉपिक जो स्टूडेंट है यहाँ पर वो हमारा क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये भी कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। अब चलिए यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे के नियम को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको समझेंगे तभी आप लोग को नियम समझ में आएंगे। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्या हेडिंग लगाएंगे, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब इसमें लिखेंगे जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो उसके कारण उनके बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर है जिससे कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर एक कुंडली स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं और एक चुंबक है। अब इनके बीच जब हम लोग आपेक्षिक गति कराते हैं तो इनके बीच एक हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर खींचते हैं विद्युत वाहक बल के लिए हम लोग यहाँ पर रेखाएं खींचेंगे। तो हमारा ये क्या है, विद्युत वाहक बल हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, विद्युत वाहक बल हो गया। अब यहाँ पर हम कैसे उत्पन्न हो, तो जिससे कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मतलब कि स्टूडेंट जब कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है तो इसे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट एक हमारी क्या है, ये हमारी एक कुंडली है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारी एक कुंडली है और यहाँ पर हमारा एक चुंबक है। अब इन दोनों के बीच जब आपेक्षिक गति कराते हैं तो इनके बीच हमारा एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे, जो हमारे बीच में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो ये हमारा होता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। आप देखते हैं यहाँ पर हमारा प्रथम नियम फैराडे का। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग हेडिंग लगाएंगे प्रथम नियम। आप लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर क्या, कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा इसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। मतलब इसने यहाँ पर कहा क्या गया कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण परिपथ में एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर हमारा एक कुंडली है और इसमें जब हमारे इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो यहाँ पर हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। ये विद्युत धारा तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है, मतलब कि कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब तक परिवर्तन होता रहता है तभी तक हमारे यहाँ पर एक धारा प्रवाहित होती रहती है। अगर यहाँ पर स्टूडेंट हमारा चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन रुक गया तो नहीं होगा और यहाँ पे हमारा परिवर्तन होगा तभी धारा प्रवाहित होगी। इतना बात क्लियर हो गया स्टूडेंट।
स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को प्रथम नियम समझ में आ गया होगा फैराडे का। आप देखते हैं स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर फैराडे का द्वितीय नियम। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे द्वितीय नियम। अब इसमें लिखेंगे कि यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो हमारा ई हो, इससे हम ई से परिवर्तित करते हैं तो बराबर होता है माइनस dy/dt, जो हमारा क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ई बराबर माइनस dy/dt होता है। ये हमारा क्या होता है द्वितीय नियम होता है। अब स्टूडेंट इसको हम लोग इस प्रकार भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जो हमारा ई, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ई बराबर माइनस ΔΦ/Δt, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो स्टूडेंट हमारा n हो तो इसका सूत्र अलग हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे ई बराबर लिखेंगे माइनस n ΔΦ/Δt या माइनस n dΦ/dt होता है। सिर्फ यहाँ पर n लग जाएगा क्रॉस में। और यहाँ पर हमारा इसको इस प्रकार लिख सकते हैं स्टूडेंट ΔΦ बराबर ϕ2 माइनस ϕ1 और ΔT बराबर स्टूडेंट हमारा हो जाएगा T2 माइनस T1। इसको हम इस पर तोड़कर लिख सकते हैं। अब सूत्र को हम लोग तोड़कर इस प्रकार लिखेंगे ई बराबर माइनस ϕ2 और माइनस ϕ1 और T2 माइनस T1। तो इस प्रकार हम लोग इसका सूत्र लिख सकते हैं। ये हमारा द्वितीय नियम होता है। तो मैं स्टूडेंट आशा करता हूँ कि आप लोग को ये द्वितीय नियम भी समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इतना हो गया स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पर जो हमारा प्रथम नियम है इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये द्वितीय नियम का भी कर लीजिए स्टूडेंट यहाँ पर। इसमें मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये तीनों नियम जरूर समझ में आए होंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट हमने बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग किया है ताकि आप लोग समझ पाएँ। अगर स्टूडेंट आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड कर सकूं। और अगर स्टूडेंट आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट अब मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।